राधे राधे आप सभी को। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम लोग गोदान उपन्यास का अध्ययन कर रहे थे। गोदान में हमने 19वें अध्याय तक देखा था। 19वें अध्याय में गोबर अपने घर लौटता है। अभी रास्ते में ही है, पहुँचा नहीं है, पर घर जाने का प्लान उसने बना लिया था और वहाँ से निकल गया है। तो आगे हम देखेंगे 20वें अध्याय में कि आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी आगे की स्टोरी जानने के लिए परेशान होंगे कि आगे देखिए क्या होता है। तो शुरू करते हैं। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर की सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्तदान कर रही थी। गांवों में ऊख की बुआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली, पर होरी खेत में पहुंच गया है। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्टे निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं और होरी गड़ासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दीन की मजूरी करने लगा है। किसान नहीं, मजदूर है। दाता दिन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दिन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में न काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजूरों से रगड़ के काम लेते थे, इसीलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित दाता दीन उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, और दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्रायः 1 जून तो चबैने पर ही कटता था और दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। कितना भी चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दाता दिन सिर पे सवार थे। क्षण भर दम लेने पाता तो ताज़ा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले? घुड़कियाँ पड़ने का भय था। धनिया और दोनों लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आई और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दिन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देखती हो धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सेंत में नहीं आते, पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से दिन भर में भी ऊख न ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल के कहा, क्या जरा भी दम न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मुड़ पर एक गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल मालूम हो। दाता दिन बिगड़ उठे, बोले, पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मारना है तो जाओ अपने घर जाके दम मार लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई। बोला, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है? धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को आगे न देना चाहिए।
दाता दिन ने लाल आंखें निकाल ली। कह रहे थे कि जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब ही दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी। धनिया बोली, अच्छा ठीक है, दाने दाने को मोहताज है तो तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं जाती। दाता दिन ने पैने स्वर में कहा कि अगर यही हाल है तो भीख भी मांगूंगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई, नहीं तो बात बढ़ जाती। लेकिन आवाज़ की पहुँच के बाहर दिल की जलन निकाली। अब उधर चली गई तो जाके बोली, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पे लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गड़ासा उठा उठा कर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की अंधशक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धारा निकल रही थी, मुंह से फिचकुर छूट रहा था, सिर में धम धम शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो। सहसा उसकी आंखों में निबिड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दिए और अचेत हो गया। गड़ासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दिन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात न कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए, पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक के पागलों की तरह दौड़ी हुई आई होरी के पास और उसका सिर अपनी जांघ पे रख के विलाप करने लगी। बोली, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला, जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब किसकी होकर रहूँगी? कौन मुझे धनिया कह के पुकारेगा? लाला पेटेश्वरी भागे हुए आए। स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी, जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपनी अपनी अंगूठियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा कि रात को कुछ खाया? धनिया बोली, हाँ रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रहा है
वह क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, जान रख कर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नज़रों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विह्वल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो परान नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, ना जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्तना से कहा, देह में दम तो है नहीं और काम करते हो जान देकर। लड़कियों का भाग था, नहीं तो तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंस के कहा कि धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो वह क्यों कागज छोड़ के घर से दौड़े आए थे। पटेश्वरी ने चिढ़ाया कि तुम ही हीरा हीरा कहकर रो रही थी, अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा और कहा, पगली है और क्या, अब ना जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दिन तो कूढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर माता दिन इतनी निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भौंकते ही उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए हैं, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। एक साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील सा हो गया था। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर आया और माँ बाप के चरण छुए रूपा को गोद में उठा के प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ पड़ता था। आज वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था कि गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों से देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया। मगर होरी ने मुंह फेर लिया। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल करके उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह से घर से कोई भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक ना भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधी ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आस बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा
और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिर्च भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर जान सूख जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन। गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यही लखनऊ में तो था। धनिया बोली, और इतने नियरे रहकर भी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोल के चीजों का बाट बखरा करने में लगी हुई थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीजों को लपक रहा था और चाहता था कि सब का सब मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे आईना कंघी न चाहिए, अपने पास रखे। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली और बोली, ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उस बच्चे के सिर पे रख दिया। झुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनिया से मिलकर अपने अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीजें निकाल निकाल के रूपा को देने लगा, मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए। और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तो क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। बोली, इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है, वह गांव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान था। रूपा चाहती थी कि हांडी उसके सामने रख दी जाए और वह कूद कूद के खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगी। सभी किनारेदार थी, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती है, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेंगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ पहने, उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कौन काम है। यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा। इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी, उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ से झालरें लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी के देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा साज के लिए संजो कर रखा हुआ था।
इस वक्त तो चबैने पर कटती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़ी ही है। उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीने से सहुआई नेक पैसे की चीज़ें भी उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा कि पैसा कब दोगी। उसने पूछा कि गोबर तो खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। हाँ, सबके लिए किनारेदार साड़ियाँ लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल लौट आया है, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। अच्छा, हमारे रुपए अभी न दोगी तो ब्याज ही दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ता ही तो जा रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्राक और टोप और जूता पहना के राजा बना रही थी। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया में मान मनौवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया और आप परदेश की राह ली। फिर न खोज न खबर कि मरती है या जीती। साल भर के बाद जाके अब तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या। कहीं कोई ताक ली होगी तो सोचा होगा कि एक घर के लिए है ही और एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी, झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी, लाज और डर के मारे भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। अच्छा बता, तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे ना। झुनिया बोली कि दादा तो मेरी जान पर ही उतारू थे। गोबर बोला, सच? झुनिया बोली, तीनों जना यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। तो गोबर बोला, इतनी बड़ी ज़बरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं। झुनिया बोली, दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो गोबर पूछा, तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है। झुनिया बोली, खेती बाड़ी सब टूट गई है। थोड़ी सी पंडित महाराज के साझे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर के कमर में इस समय 200 रुपये थे। उसकी गर्मी यूँ भी कम न थी। यह हाल सुन के तो उसके बदन में आग ही लग गई। तो बोला गोबर कि तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार से बैल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला हुआ डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यो ना देंगे तो अदालत से लूँगा, सारा घमंड तोड़ दूँगा। वह उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, ठीक है चले जाना,
अभी ऐसी क्या जल्दी, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपये डाल के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर से, उसी में तो और तबाही आ गई। झुनिया गोबर को सब अपना 1 साल का जो हाल था घर का बता रही थी। तभी सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डाल लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगाड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाए, सारी गृहस्थी तहस नहस हो जाए। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निबाह न होगा। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है और वही भला आदमी। पैसे न हो तो उस पर सभी रोप जमाते हैं। गोबर बोला, मेरा गधापन था कि घर से भागा, नहीं तो देखता कैसे कोई एक ढेला डांड ले लेता। झुनिया बोली कि शहर की हवा खा के आए हो तभी ये बात सोचने लगी है, नहीं तो घर से भागते ही क्यों? गोबर बोला कि यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता दिन, झिंगुरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। झुनिया बोली, रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद, लाओ निकालो, देखें इतने में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। झुनिया बोली कि अम्मा जाने देंगी तब तो। गोबर बोला, अम्मा क्यों न जाने देंगी, उनसे मतलब? झुनिया बोली, वाह, मैं उनकी राजी बिना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ? वह अगर घर में घुसने न देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊँगी उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परदेसी करते रहोगे? गोबर बोला कि तब क्या, यहाँ बैठ के क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ और क्या रखा है? थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। अच्छा बताओ दादा, क्यों मुंह फुलाए हुए हैं? झुनिया बोली, अपने भाग बखानों की मुंह फुलाकर ही छोड़ दिए तुमको। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो गोबर बोला कि अच्छा, तब तो बाबा ने तुम्हें भी खूब गालियाँ दी होंगी। झुनिया बोली, कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो बिगड़ी थी लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को हमेशा समझाया करते हैं कि बहू को कुछ न कहना।
तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इस घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है, ऊख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए, अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए, रोना पिटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाके राम राम किया, फिर मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल भर में ही वह क्या से क्या हो गया था। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया न बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहते थे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने अंत में खुद ही पूछा, कब आए गोबर? मजे में तो रहे। कई नौकर थे लखनऊ में। गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था वहाँ। ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कहा, अच्छा बताओ कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया और बोला, यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे बेसी नहीं। झिंगुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा न कमा पाते थे और यह गंवार लौंडा 100 रुपया कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रोब जमा सकते हैं? जाति में ज़रूर ऊंचे हैं वह, लेकिन जाति कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं है। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में 3 आने भी नहीं मिलते। भवनिया, उनके जेठ के पुत्र का नाम था, बोले, भवनिया को भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दूं। न पढ़े न लिखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीम खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना, तुम्हारा मित्र भी तो है। तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी के साथ कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी न करे पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। और मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया और झिंगुरी मन में ऐंठ के रह गया। लौंडा कितनी घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दाता दीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले,
मज़े में रहो गोबर, सुना है वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। माता दिन को भी किसी काम हिले से लगा दो ना, भांग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज। जिस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो, किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डार लगाकर उस पर घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता क्या तुम लोगों का? क्या करोगे बहुत सा धन बटोर कर कि साथ ले जाने की कोई जुगत निकाल ली है। दाता दिन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है, अदब और लिहाज जैसे भूल गया। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले कि लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। क्या कमाल आया है, कुछ निकाल। सच कहूँ तो गोबर तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे ना कुछ दिन? गोबर बोला, हाँ अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डाढ़ के बहाने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखे कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे मुझे बिरादरी से बाहर करती है जात। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके काटे मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई। पटवारी के भी चलो जरा कान गरम कर दो। बड़ा मुतफन्नी है दादा, बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे, करिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई पीछे करो, पहले उसकी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया। यहाँ मुझे रहना ही नहीं है, नहीं एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घूटे, दूधिया भी, नमकीन भी और रंगों के साथ कालिख भी बने और मुखियों के मुंह पर कालिख ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर आए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी बैलों की लाकर द्वार पर न बांध दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गया, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में न बोलो। उनकी गाय 25 की थी और हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती फिर भी 100 ही की थी। वह अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते या जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या ही कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डाढ़ के भरे। यह है गऊ बनने का फल, बनो गऊ। मेरे सामने जोड़ी खोल ले जाते तो देखता, तीनों को यहाँ ज़मीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता।
देखता फिर कौन बिरादरी से अलग करता है, लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया अनीत कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह होता। जवान लड़की बैठी है, उसका कहीं ठिकाना लगाना है कि नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी और बोला, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो। इसीलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी को कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुन के भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था कि लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? तो गोबर बोला, मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत, मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। होरी बोला कि मैं भी चलूं तो कोई हरज है बेटा। गोबर बोला, हाँ बड़ा हरज है, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए होंगे कि धनिया बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं। भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे बाज की तरह। भगवान ही कुशल करे, अब किससे कहूँ। दौड़कर गोबर को पकड़ ले, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने एक निगाह दौड़ाई तो एक छिड़ सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी कि उसने क्यों गोबर को रोका नहीं। अगर वह डांट कर कह देता कि भोला के घर मत जाओ तो गोबर कभी न जाता, और अब उससे तो दौड़ा भी नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठ के जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा कि पुलिस का सिपाही है। कौड़िया समेट कर भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। उसे देखकर लोगों ने झांक रहा है तो गोबर बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलूँ सबसे मिलता आऊँ, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मज़े में निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ उन्होंने मुझसे कहा है कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारी के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसा आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए मैदान से हटने वाला नहीं। इच्छा हो तो चलो मेरे साथ, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते भी मयस्सर न हुए थे।
और गोबर चमाचम बूट पहने हुए थे। साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटे हाल गोबर और स्पर्शित गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआड़ी था ही, उस पर गांजे की ही लत, और अब घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। बोला, मुंह में पानी भर आया। जंगी बोला, क्यों नहीं चलूँगा, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी तो मार रहा हूँ, कै रुपए मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है। जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा कि जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा? गोबर बोला, काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ। तगादे का काम सबसे अच्छा है। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर है नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। तो जंगी बोला कि रहने की भी जगह मिलती है। तो गोबर बोला, जगह की कौन कमी है, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कमी नहीं है। कमाता है कि कहीं गए हैं? नहीं तो पूछ रहा है गोबर, जंगी का जो दूसरा भाई है कामता, तो पूछा है कि कामता है कि कहीं गए हैं। तो जंगी बोलता है, दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते हैं कि तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। गोबर बोला, हाँ हाँ, बेखटके चलो, होली के बाद चलते हैं। जंगी बोला, तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार आए हो तो अब क्या कहूँ। जैसा मेरे साथ किए उसकी सजा भगवान देंगे। अच्छा बताओ कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगा के अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पे एक न एक उपद्रव करता रहता था। बाहर चले जाएगा तो 2-4 पैसे पैदा तो करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी हो जाएंगे। भोला बोला, हाँ, जब इनसे रहते बने तब ना। गोबर बोला कि सिर पर आ पड़ती है तो आदमी अपने आप संभल जाता है। तो फिर भोला पूछा, अच्छा तो कब तक जाने का विचार है? गोबर बोला, यही होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर से जमा दूं तो निश्चिंत हो जाऊं। भोला कहा, अच्छा तो होरी से कहो कि अब बैठ के राम राम करे। गोबर बोला,
कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए तब तो। भोला बोला, वहाँ किसी वैद्य से तुम्हारी जान पहचान होगी? खांसी की बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। तो गोबर बोलता है कि एक नामी वैद्य तो मेरे पास पड़ोस में रहते हैं, उनके हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। अच्छा, खांसी रात को जोर होती है कि दिन को? भोला बोला, नहीं बेटा, रात को जोर होती है, आँख नहीं लगती। नहीं वहाँ कोई डोल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूँ, यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता। गोबर बोला, रोजगार का मज़ा तो वहीं पे है काका, यहाँ क्या होगा? यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहो तो घड़ी में मनो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से कहीं एक रोटी खाई और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं? रोज़ लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊं? खांसी आती है तो रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटा पानी को भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुदा किसी को इसकी सुधि नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ, और मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नित लेता हूँ, तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जंगी दूधिया शरबत लेके आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पी के कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पे बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन सी खेती बाड़ी होती है? गोबर बोला, मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। भोला बोला, नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ। गोबर बोला, अच्छा तब मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। भोला बोला, रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो हैं। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम में और हम में कौन भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए था कि झुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। अब कितना समझदार हो गया है गोबर, बड़े बड़ों को अपनी बात में भुलवा ले रहा है और एकदम आसानी से अपनी बात मनवा ले रहा है। संध्या के समय गोबर वहां से चला तो गोए उसके साथ घी और दही की 2 हाड़ियाँ लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। एकदम ऐसे से ठाट बाट से गोई भी लेके आया, बात भी मनवा लिया, कोई झगड़ा नहीं किया, और ऊपर से दही की 2 हांडियाँ भी लेते पीछे पीछे जंगी आ रहा है उसके। तो अब गोबर का अपना रौब है भाई। तो अब यहीं पे ये समाप्त होता है 20वां अध्याय। उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा आप लोगों को पढ़ के। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 21वें अध्याय में
फिर मिलते हैं हम